तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच एक्ट, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर डिसेबिलिटी लेके आया हूं। अभी यहाँ से डिसेबिलिटी के बारे में चल रहा है, तो डिसेबिलिटी में इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं डिसेबिलिटी के फील्ड में जो काम किए हैं और काम कर रहे हैं, उनका क्या रोल है। इन सब के बारे में जो है हम थोड़े थोड़े बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट कम से कम इतना बारे में जानकारी रहे कि ये एक्ट भी आए हुए थे और ये पॉलिसीज भी आई हुई थी, ये आयोग भी आए हुए थे। तो चलिए शुरू करेंगे आज इसी मुद्दे को लेकर के। हालांकि यह दो पार्ट में चलेगा, पार्ट वन आज, पार्ट टू कल। तो दो पार्ट में चलेगा, एक पार्ट में खत्म नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोठारी कमीशन से। कोठारी कमीशन से यानी जो स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के पहले भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून बने थे, दिव्यांग लोगों के लिए स्कूल बने थे, सब कुछ बने हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या हुए हम उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि वही रिसेंट है और उसी पर जो है प्रश्न आते हैं ज्यादा सीटेट में, टेट में। तो उन्हीं संबंधित प्रश्न करेंगे, उसमें उन्हीं संबंधित जानेंगे। समावेशी शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम है, समावेशी शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कि हर जगह पे आता है प्रश्न, उससे संबंधित हर में प्रश्न आता है। चाहे वह चाइल्ड पेडागोजी हो, चाहे वह जो है चाहे वह सब्जेक्ट में हो, सब्जेक्ट का हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, चाहे वह सोशल साइंस हो, मैथ हो, सभी में एक दो प्रश्न आते हैं समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा में कभी अधिनियम पूछ देता है, तो कभी संस्थान पूछ देता है, तो कभी उनके बारे में पूछ देता है, तो कभी समेकित पूछ देता है, तो कभी समावेशित पूछ देता है, तो कभी जो है डाइवर्स लर्नर के बारे में पूछ देता है। तो ये सब चीजें जो है आप जब जाने रहेंगे तभी आप उनका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी, ताकि आप एक भी प्रश्नों से वंचित ना रहें। कोई भी प्रश्न है उन प्रश्नों से वंचित ना रहे, सारे प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर रहें, सारे प्रश्न क्लियर रहे। तो क्लियर होने के लिए हमको पढ़ना और पढ़ाना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कोठारी आयोग को। तो कोठारी आयोग को ले लेते हैं। सबसे पहले कोठारी आयोग से शुरुआत करेंगे। एक्ट पॉलिसीज, एक्ट पॉलिसीज हमारा मुद्दा क्या है? एक्ट, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर डिसेबिलिटी। इंस्टीट्यूशंस फॉर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक्ट कौन कौन से हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, वो हमारा मुद्दा है। यानी दिव्यांग जनों हेतु अधिनियम, नीतियां और संस्थान, ये हमारा मुद्दा है। तो मुद्दे पर पहले लिख लेते हैं मुद्दा, और उसी मुद्दे के साथ चलेंगे। सभी लोग वेल है ना? सब लोग ठीक ठाक है? सभी लोग बढ़िया है? मनीष, ऑल इज वेल? मनीष किशनदान, मनीष किशनदान, मनीष और किशनदान, बढ़िया है सब? गुड गुड गुड। मनीष आपके लिए काम है, मनीष के लिए काम है। हाँ सर। हाँ, मनीष के लिए काम ये है कि 550 में अभी हमें देर है, तो 550 अभी चलते चलते आप 550 पूरा कराइए। मनीष और किसान ये दोनों लोग मिलकर के 550 पूरा कराएं। जी सर। 550 अभी 538 पे है, 12 लोग की कमी है इसमें। किसान लग जाइए काम पे। और मनीष पवार भी, मनीष पटीर, मनीष पवार और किशन दान, 12 लोगों को जोड़ने का काम करिए लेक्चर चलते चलते। लेक्चर खत्म हो तब तक 550 हो जाए, ऐसा कुछ कोशिश करिए। और पढ़ते भी रहिए, पढ़ना कंसंट्रेशन पढ़ने पर है, साथ साथ में वो भी चलते रहे। चलिए तो चलते हैं मुद्दे में, बात करते हैं। मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। दिव्यांग जनों हेतु अधिनियम, नीतियां एवं संस्थान। दिव्यांग जनों हेतु नीतियां, अधिनियम अधिनियम एवं संस्थान, ये मुद्दा है हमारा। दिव्यांग जनों हेतु नीतियां, अधिनियम एवं संस्थान, ये हमारा मुद्दा है।
सबसे पहले हम जानेंगे किसको, कोठारी कमीशन को जानेंगे। कोठारी कमीशन क्या है? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो है वह 1964 और 66 में आया। कोठारी आयोग सबसे पहले जो है, ये हमारा जब भारत जब आजाद हुआ, भारत आजाद के बाद सबसे पहली जो संस्तुति आई, सबसे पहली जो समीक्षा आई, सबसे पहले जो इस पर शिक्षा विभाग पे काम करने का काम आया, वह काम आया सबसे पहले दौलत सिंह कोठारी। वो उस टाइम पे जो है एमएचआरडी का गठन हो चुका था, यूजीसी का गठन हो चुका था, तो यूजीसी के वो चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के चेयरमैन थे और उन्हीं को ये काम दिया गया कि आप जो है हमारे जो 21वीं सदी का जो भारत होगा, 21वीं सदी की हमारी शिक्षा जो होगी उसके बारे में जरा काम करिए। तो उन्होंने बहुत विस्तार में जो है वो बहुत सारा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने उस आयोग में कहा। तो वो जाना जाता है क्या कि कोठारी आयोग जाना जाता है। तो कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी आयोग को कहा जाता है 1964-66 में। कोठारी आयोग 1964-66। कोठारी आयोग में हम जो है बात करेंगे, जनरल बात नहीं करेंगे, हम खाली स्पेस ही बात करेंगे, क्योंकि हम दिव्यांगजनों के लिए बात करें तो मात्र हम दिव्यांगजनों से ही संबंधित बात करेंगे। तो 1964 में केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली का नया आकार देने के लिए, शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए और उसे नया आयाम देने के लिए ये गठन किया, आयोग का गठन किया। तो जो उस समय पे तत्कालीन सरकार थी, केंद्रीय सरकार, उस केंद्रीय सरकार ने उस समय की सरकार ने शिक्षा को नया आयाम शिक्षा को नया आयाम शिक्षा को नया आयाम नई दिशा प्रदान करने के लिए नई दिशा प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया जिसे जिसे कोठारी आयोग कहा गया, जिसे कोठारी आयोग कहा गया। ये कोठारी आयोग जो कहा गया, कोठारी आयोग जो बना, उस आयोग को कोठारी आयोग कहा गया। इस कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे, इस कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे, इसके अध्यक्ष उस समय के यूजीसी के अध्यक्ष डी.एस. कोठारी जी को बनाया गया। डी.एस. कोठारी जी को बनाया गया, यानी डीएस कोठारी जो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, यूजीसी के चेयरपर्सन थे, उन्हीं को चेयरपर्सन इसका भी बनाया गया, कोठारी आयोग का भी चेयरपर्सन बनाया गया कि आपके ही अंडर में कोठारी आयोग जो है वह उस पर नई शिक्षा को, जो उस समय की शिक्षा प्रणाली यानी 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होगी, आगे का भारत का शिक्षा, स्वतंत्रता भारत का के बाद, स्वतंत्रता पश्चात भारत की जो एजुकेशन सिस्टम होगी, एजुकेशन व्यवस्था होगी, वह कैसी होगी, उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर एक विस्तार में संस्तुति देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए और सर्वे करने के लिए, लोगों का व्यू जानने के लिए और क्या कैसी व्यवस्था करी जाए, उन सब के लिए जो है यह इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे बात करी गई। और वहीं से बहुत बड़ा एक प्रतिवेदन इन लोगों ने तैयार किया, बहुत बड़ा प्रतिवेदन जो है इन्होंने भारत सरकार को सौंपा। 1964 और 64-66 में शुरू हुआ, 66 में जाकर के उन्होंने पूरा प्रतिवेदन जो है भारत सरकार को सौंपा। अब यहीं से इस आयोग से बहुत सारे कुछ बदलाव आए। इसी आयोग के जरिए, जो ये आयोग जब गठन हुआ तो इस आयोग के जरिए बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में और सामाजिक में बदलाव हुआ। और ये बदलाव के लिए रिकमेंडेशन के लिए किया गया कि आप लोग जो है इस ये ऐसा जो है एक
करिए, आप लोग एक प्रतिवेदन तैयार करिए कि एक नया समाज, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सके। प्रगतिशील समाज तभी बन पाएगा जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। तो शिक्षा व्यवस्था में प्रगतिशील समाज कैसे बने, इसके लिए जो है आप लोग सर्वे करिए, सर्वे करके कुछ सुझाव प्रस्तुत करिए सरकार को। तो सरकार को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए ये आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारी बातें जो है इन्होंने रिकमेंड करी, सरकार को दी, और उसी आधार पर फिर जो है यह बना। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन करी, उसी रिकमेंडेशन में कुछ स्पेशल एजुकेशन की भी रिकमेंडेशन उन्होंने करी। जो कोठारी आयोग है उसने स्पेशल एजुकेशन की भी कुछ रिकमेंडेशन करी। तो स्पेशल एजुकेशन की क्या रिकमेंड करी, उन्होंने कहा, कोठारी आयोग में यह सुझाव दिया गया कि विशेष बच्चों को, इसमें सुझाव दिया गया कि विशेष बच्चों, खासकर विशेष बच्चों, खासकर चार समूह, पहले चार समूह काफी फेमस था, अब तो 21 आ गया है। चार समूह काफी फेमस था, चार समूह, खास करके चार समूह कौन, तो चार समूह में कहा गया विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर, हियरिंग इंपेयरमेंट, फिजिकली इंपेयरमेंट, फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली इंपेयरमेंट, और वहीं मेंटली रिटार्डेड। इन चार बच्चों के लिए, खासकर इन चार बच्चों के लिए जो है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी जाए, इनके लिए शैक्षिक सुविधाएं व्यवस्था जाए। इसमें सुझाव दिया गया कि विशेष बच्चों, खासकर चार समूह HI, VI, HI, PH और MR के लिए शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, उस समय पे ये चार दिव्यांगताएं ही खास थी। ये चार दिव्यांगताओं पर खास जो है इसका जो है वो लोग इसी को आइडेंटिफाई कर पाए थे, और इन्हीं के ऊपर कुछ स्कूल्स, कुछ NGO काम कर रहे थे। HI, VI, विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के ऊपर, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के ऊपर, फिजिकली चैलेंज के ऊपर, और ID बच्चों के ऊपर। इन बच्चों पर खास उस समय पे NGO और कुछ स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे थे। साथ साथ में पहले से ब्रिटिश सरकार से भी कुछ स्कूल चल रहे थे। तो इन स्कूलों से जो मान्यता प्राप्त स्कूल थे, ये ज्यादा लाइट में थे। तो खास वो चार समूहों पर इन्होंने जोर दिया कि इन चार समूह के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी जाए और इनकी शिक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इनको जो भी सुविधाएं चाहिए, जैसी भी सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं स्पेसिफिक नहीं थी, क्योंकि स्पेसिफिक सुविधाएं क्या होती है यह इनको पता नहीं था, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने बस इतना ही कहा कि इनकी शिक्षा व्यवस्था जो भी इनको चाहिए, जो भी जैसी भी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, स्कूल बनाने हो, इनको रहने की व्यवस्था हो, टीचर्स की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं इनको भी शामिल किया जाए। जैसे हम बाकी बच्चों को शामिल कर रहे हैं, वैसे इन बच्चों को भी शामिल किया जाए। तो ये खास जो है इसमें कोठारी आयोग में ये बात करी गई थी। तो चलिए, कोठारी आयोग की बात हमने यहाँ पे खत्म करी। कोठारी आयोग में इतना ही आपको मैंने बस, कोठारी आयोग बहुत लंबा है, बट हम चूंकि ले रहे हैं क्या, दिव्यांगजनों हेतु अधिनियम और संस्थाएं ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बस इतनी चर्चा करनी है कि कोठारी आयोग क्या था, कोठारी आयोग कब आया, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन करी थी, ये मैंने चर्चा करी। और चर्चा करने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कोठारी आयोग ने ये कहा, यह संस्तुति दी कि हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअली इंपेयरमेंट, फिजिकली इंपेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी मेंटल रिटार्डेड, इन चार विशेष समूहों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। तो इस पे जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। चलिए, तो ये हो गया। अब यहां से हम बात करते हैं अगली आयोग की बात करते हैं। इसी के आधार पे जो है फिर आगे जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो ये 64-66 का, यानी 66 में जब इन्होंने रिपोर्ट दिया सरकार को, कोठारी आयोग ने ये बहुत विस्तार में रिपोर्ट दिया। सीमित रिपोर्ट नहीं थी, ये विस्तार रिपोर्ट थी। इस विस्तार रिपोर्ट को जब इन्होंने भारत सरकार को दिया, तो भारत सरकार ने 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। ले लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसी के आधार पे फिर नीति के ऊपर काम करना। अभी तो आयोग बना, आयोग ने संस्तुति दी, आयोग बना, वो आयोग था, ध्यान करिएगा, वो आयोग था जो कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग 64-66 वो आयोग था, आयोग ने
सूचनाएं विस्तार किया, सूचनाएं इकट्ठा किया, सब यहाँ से वहां से क्या क्या जरूरत है, जो है वो नारी शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, व्यवसायिक शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए क्या क्या जरूरत है, उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या जरूरत है, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, दिव्यांगों को कैसे कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे उनके लिए कैसे ट्रेनिंग देते हैं, इन सारी चीजों को उन्होंने इकट्ठा करके सुझाव लिए और सुझावों पर अपनी संस्तुति, अपनी रिकमेंडेशन सरकार को प्रस्तुत करी। अपनी रिकमेंडेशन जब सरकार को प्रस्तुत करी तो सरकार ने उस रिकमेंडेशन को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करना शुरू किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तब से जाना जाता है 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को जब गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, तब वो बना क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो अब ये जो उनकी रिकमेंडेशन आई थी, किनकी किनकी, कोठारी आयोग की जो रिकमेंडेशन आई थी, जो संस्तुति आई थी, उस संस्तुति के आधार पे जो उन्होंने रिकमेंडेशन, उन्होंने खाली रिकमेंड किया था कि ये चीजें आप कर सकते हो, गवर्नमेंट को बता दिया कि ये चीजें आवश्यकता है, अगर हम ये चीजें अपने अपने रूल्स में, अपने पॉलिसी में, अपने संविधान में अगर इसको लागू करा देंगे तो ये सभी लोगों तक पहुंचने लगेगा और हमारी एजुकेशन व्यवस्था जो है वो आगे होने लगेगी और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होने लगेगा। तो उसी के आधार पे 24 जुलाई 1968 को हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करी गई। कब? तो 24 जुलाई 1968 को। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम भारत की राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। जैसे हमारी अभी नई शिक्षा नीति है, अभी इस पर काम चल रहा है, तो जैसे नई शिक्षा नीति वैसे उस टाइम पे पहली पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है घोषणा किया गया। कब? 12 जुलाई 1968 को किया गया। अब यह किस पर आधारित थी? यह घोषणा पूर्णतः पूर्णतः कोठारी आयोग की संस्तुति पर थी। कोठारी आयोग, जो मैंने बताया आपको, कोठारी आयोग की संस्तुति पर थी। कोठारी आयोग ने जो संस्तुति दी थी उसी पर यह जो पूरी घोषणा शामिल थी। कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसी रिकमेंडेशन पे, उसी प्रतिवेदन पर, उसी दस्तावेज पर जो कोठारी आयोग ने दस्तावेज सरकार को दिया हुआ था, उसी को सरकार ने लेकर के वह जो है वह 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करी। इसमें बात क्या करी गई? अब क्या बात करी गई उसकी चर्चा कर लेते हैं। बात यह करी गई कि यहाँ पे 14 वर्ष तक के सारे बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे लक्ष्य लिख सकते हैं, उद्देश्य या लक्ष्य। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कहां? तो इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है उसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है और उन्हें बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण भी देना है और उनकी योग्यता का विकास करना है। इन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रशिक्षण एवं उनकी योग्यता का विकास करना है।
यह भी उसी में इसी नियम में कहा गया, जो यह अधिनियम यह नीति बनी, इसी नीति में यह बात करा गया कि इनके लिए जो जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, सारे बच्चे 14 वर्ष तक के सारे बच्चे, यह नहीं कि मात्र जो है सामान्य बच्चे, सामान्य बच्चों के साथ में डिप्राइव्ड बच्चे, फिजिकल चैलेंजेस बच्चे, सारे बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने की बात करी गई और उनको बेहतर शिक्षा कहा गया। अब इसी में कहा गया कि यह पैसा आएगा कहां से। कहा गया कि अगर सबको शिक्षा देनी है तो पैसा कहां से आएगा, स्कूल खोले जाएंगे, टीचर्स तैयार किए जाएंगे, तो ये सब आएगा कहां से, और इसके लिए संस्थान खोले जाएंगे, इसके लिए जो है व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, तो सब पैसा आएगा कहां से। तो वहां पे बात करा गया कि पूरी पूरी केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने के लिए बात करी गई। पूरे केंद्रीय बजट का 6%, 6% शिक्षा में, 6% शिक्षा में व्यय किया जाएगा। यानी कहा गया कि जो भी आय होगी पूरी केंद्रीय बजट का, जो 6 केंद्रीय बजट जो होगा, उस केंद्रीय बजट का 6% शिक्षा में व्यय किया जाएगा। तो 6% शिक्षा में व्यय करने के लिए बात करी गई कि 6% भी बहुत था उस समय पे, हालांकि पैसे कम थे, बट फिर भी 6% शिक्षा में प्रयोग करना बहुत था, तो 6% यहाँ पे व्यय करने का बात करा गया। कहा गया कि माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। इसी में कहा गया, ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, यह रिकमेंडेशन त्रिभाषा सूत्र का, ये सारी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दिया हुआ था। तो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे जो है ये यहाँ पे कहा गया कि माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा। माध्यमिक स्तर त्रिभाषा त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र मतलब क्या कि एक उसकी मदर टंग, दूसरी क्षेत्रीय भाषा और तीसरी कोई अदर भाषा, 3 भाषा है, एक उसकी मदर टंग, दूसरी क्षेत्रीय भाषा और तीसरी अदर भाषा, 3 भाषाओं को जो है त्रिभाषा फार्मूला यहाँ पे अपनाया जाएगा। यह भी इसमें बात करी गई। अब यहाँ पे दिव्यांगों के लिए क्या बात करी, उन दिव्यांगों की चर्चा कर लेते हैं। तो दिव्यांगों के लिए क्या बात करेगी, दिव्यांगों को उन्होंने कहा था कि कौन कौन से, तो हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअली इंपेयरमेंट, फिजिकली हैंडीकैप और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन चारों के लिए, जो 4 मुख्य रूप से है दिव्यांगता, इन 4 मुख्यों के लिए जो है शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देना। कहा गया इन इन जो विशेष बच्चों, 4 दिव्यांगता, 4 दिव्यांगता के लिए शैक्षणिक व्यवस्था आवासीय विद्यालय, शैक्षणिक व्यवस्था, आवासीय विद्यालय और समेकित शिक्षा कार्यक्रम, चलाया जाए। यह भी बात करी, इसमें ये कहा गया कि समय की शिक्षा कार्यक्रम जो है वो चलाया जाए। तभी इसी के बाद से जब ये चीज इसमें संशोधित करी गई तो 1974 में आईडीसी आया। तब 1974 में इसी के रिकमेंडेशन के आधार पे जो 1968 में यह नीति बनी, इस नीति के आधार पे फिर ये काम करना शुरू किया गया कि इनके लिए, दिव्यांगों के लिए भी काम करना जरूरी है। तो दिव्यांगों के लिए काम करना जो है फिर वो समय की शिक्षा कार्यक्रम, यही से देखिए समय की शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत कहां से हुई, यह कोठारी आयोग की संस्तुति और जो अपनी नई जो शिक्षा नीति थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, पहली वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी पहली वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात करी गई। यहाँ पे दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था, आवासीय विद्यालय और समेकित कार्यक्रम चलाया जाए, ऐसी बात कहाँ कह दी गई थी, 1968 में। ये याद रखिएगा, कभी अगर प्रश्न आए कि पहली व्यवस्था कहाँ शुरू हुई दिव्यांगों के लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और उसकी संस्तुति कोठारी आयोग ने करी हुई थी, तब से यह शुरू हुआ। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं समेकित शिक्षा परियोजना 1974। तो ये आया ना समेकित शिक्षा परियोजना, तो समेकित शिक्षा परियोजना की चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। इसके आधार पे समेकित शिक्षा परियोजना, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में है, ये हमने बताया ना आपको, समेकित शिक्षा परियोजना ये वाला। तो समेकित शिक्षा परियोजना यानी आईईडीसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब क्या, वही समेकित शिक्षा, किसके लिए, तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ये आया। अब आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं ये क्या है, आईडीसी क्या है। तो आईडीसी के बारे में हमने कल परसों में तो चर्चा करी हुई थी, 1974 के बारे में चर्चा करी हुई थी कि 1974 में इसको लाया गया एक स्कीम के तहत, या स्कीम जो है वह स्कीम के तहत इसको लाया गया, एमएचआरडी ने इसको स्कीम के तहत लागू किया।
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको एक स्कीम के तहत इसको लागू किया। बट शुरू में यह बहुत बहुत अच्छी तरह से नहीं चली, बट बाद में फिर इसको संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद फिर ये अच्छी तरह से चलने लगी। तो आईडीसी स्कीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समेकित शिक्षा परियोजना 1974, समेकित शिक्षा परियोजना 1974। तो कहीं कंफ्यूजन होगा तो जरूर हमको बताते चलेगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताते चलेगा। समेकित शिक्षा परियोजना 1974, समेकित शिक्षा परियोजना 1974। ऊपर का मिटा देते क्योंकि ये तो हो गया है, बार बार चलना। समेकित शिक्षा परियोजना 1974, ये क्या है? समेकित शिक्षा परियोजना 1974 क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है आईईडीसी। क्या कहा जाता है इसे? शॉर्ट फॉर्म है इसका आईईडीसी। ये भी याद रखिएगा, आईईडीसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। ये जो है इसका फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। इस पे अभी प्रश्न आया हुआ था, इसमें प्रश्न आया हुआ था कि इस स्कीम में जो अलग अलग जगहों पे स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो अलग अलग जगहों पे स्कूल में जा जाकर पढ़ाते हैं, उनको कौन सा क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं घुमंतु शिक्षक या इटिनरेंट टीचर कहते हैं, उनको इटिनरेंट टीचर कहते हैं। तो ऐसे इटिनरेंट टीचरों को लेकर के, इटिनरेंट टीचरों को, विशेष शिक्षकों को लेकर के, रिसोर्स शिक्षकों को लेकर के यह स्कीम, इसमें उनको जोड़ा गया और कहा गया कि विद्यालय एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए, एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जहां पे मतलब विद्यालय में इनको भी समावेशित किया जाए, वहां पे रिसोर्स सेंटर खोला जाए, वहां पे रिसोर्स सेंटर खोला जाए। रिसोर्स सेंटर पे इटिनरेंट टीचर आए या रिसोर्स टीचर आए, इटिनरेंट टीचर, रिसोर्स टीचर इसको आकर के सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करे इसको, इसको सपोर्ट करने के लिए, दिव्यांगों को अपलिफ्ट करने के लिए, दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह स्कीम लाई गई, आईईडीसी स्कीम लाई गई 1974 में। 1974 में जो है यह भारत सरकार द्वारा लाई गई, भारत सरकार द्वारा यह स्कीम लाई गई। तो आईडीसी स्कीम जो है इनके द्वारा लाई गई। अब यह इसको कहते हैं एकीकृत शिक्षा, इसको उस समय पे कहा गया एकीकृत शिक्षा। इसे एकीकृत शिक्षा या समय की शिक्षा, समय की शिक्षा, समावेशित अलग है, एकीकृत या समावेशित शिक्षा कहा गया, कहा गया। भारत सरकार का यह पहला कदम माना गया दिव्यांगों के लिए, सरकार का दिव्यांगों के लिए यह पहला कदम माना गया, पहला कदम माना गया। यह यह जो है आया कैसे? तो यह जो है कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार का कल्याण मंत्रालय, यह 1974 में कल्याण मंत्रालय एवं कल्याण मंत्रालय एवं एमएचआरडी, जो एमएचआरडी के सहयोग से चलाया गया। कल्याण मंत्रालय यानी वेलफेयर मिनिस्ट्री, वेलफेयर मिनिस्ट्री, वेलफेयर मिनिस्ट्री और जो है एमएचआरडी के सहयोग से यह जो है चलाया गया। अब इसमें क्या बात करी गई? इसमें बच्चों को, जो बच्चे थे उन बच्चों को स्टेशनरी, किताबें, वर्दी, परिवहन उपकरण, इन सबको देने की बात करी गई।
दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए, दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए किताबें किताबें यूनिफॉर्म स्टेशनरी परिवहन भत्ता आदि के लिए क्या, तो यहाँ पे वित्तीय व्यवस्था करी गई, वित्तीय व्यवस्था की गई। यहाँ पे बताया गया कि जो है 400 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए ऐसे जो है बच्चों को जो है वहां पे किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और परिवहन, इन सब के लिए बच्चों को व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ पे कहा गया कि 50%, शुरू में तो कहा गया कि 50% सहायता करेगी सरकार। शुरू में कहा गया कि 50% सरकार सहायता करेगी। पहली बार में जब 1974 था, उसमें कहा गया कि पूरे खर्च का, जो विद्यालय का जो पूरा खर्च है, पूरे खर्च में 50% केंद्र सरकार मदद करेगी 1972 में। बट वहीं आगे जाकर के इसका एक रिवीजन हुआ, इसको जो है सुधार किया गया, इसमें संशोधन किया गया। आगे जाकर के आईडीसी कार्यक्रम को 1992 में संशोधित किया गया। इसे आगे चलकर 1992 में, याद रखिएगा, 1992 में, आगे चलकर 1992 में संशोधित किया गया। और जो वित्तीय व्यवस्था है, उस वित्तीय व्यवस्था को 100% किया गया, संशोधित किया गया। और वित्तीय व्यवस्था को जहां पे 50% दिया जाता था, वहां पे 100% कर दिया गया। वित्तीय व्यवस्था को जो भी खर्च लगेगा, वो पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार देगी। वित्तीय व्यवस्था को 100% कर दिया गया। और कहा गया कि पूरा का पूरा सपोर्ट जो है दिव्यांगों के लिए है, और उनको जितनी भी सहायता चाहिए 100% पूरी सहायता जो है वह केंद्र सरकार करेगी। इनको जो है सहायता से जोड़ो। अब इसमें इसका स्कीम का क्या उद्देश्य था, ये स्कीम का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं कि आईडीसी स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन, इसका उद्देश्य ये था कि समाज में जो दिव्यांग बच्चे अपने इधर उधर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो समाज के साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो ऐसे इलाकों में जहां पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको खोजने का काम, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम, लोगों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस करने का काम, टीचर्स को अवेयरनेस करने के लिए काम, टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए काम, पेरेंट्स को ट्रेंड करने के लिए काम, स्कूल पे ऐसी व्यवस्था करने का काम, रिसोर्स सेंटर खोलने का काम, उनके लिए जो है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म देने का काम, उनके लिए मटेरियल देने का काम, उनके लिए जो है ये साधन सहायता, जैसे हियरिंग एड हुआ, कैलिपर हुआ, व्हील चेयर हुआ, ट्राईसाइकिल हुआ, इन सबको देने का काम, ये सब इसी आईडीसी स्कीम के तहत किया गया। आईडीसी स्कीम के तहत जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे, ये भी याद रखिएगा, सारे पूरे बड़े बच्चों के लिए नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो यहाँ पे इन बच्चों को स्कूल में जोड़ने के लिए, विद्यालय में जोड़ने के लिए ये स्कीम लाई गई। पहले तो 50% गवर्नमेंट दे रही थी 1974 तक, बट उसके बाद जब दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, तो 1992 में जब संशोधन हुआ तो वहां पे 100% देने की बात कर दी गई। ये पूरा था क्या, आईडीसी योजना, जिसमें कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन के लिए बात करी गई। चलिए अब इन्हीं बात कर लेते हैं एक बाल परियोजना, जिसे हम आंगनवाड़ी परियोजना भी के नाम से भी जानते हैं, तो एकीकृत बाल परियोजना आई, उसको, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वह 1975 में आई। चलिए हो गया, तो इसके बारे में मिटाते हैं इसको। 1975 में 1975 में एकीकृत बाल शिक्षा परियोजना आई। एकीकृत बाल शिक्षा परियोजना यह आई 1975 में, यह 1975 में। अब 1975 में ये आई इन आईसीडीएस, इसका नाम था आईसीडीएस,
ICDS का नाम था ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें जो कि आंगनवाड़ी का काम था, आंगनवाड़ी काम कर रही थी। अब इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार ने गांधी जयंती के दिन, भारत सरकार ने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 में करी। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975 को की, 2 अक्टूबर 1975 को की इसकी शुरुआत। अब इसमें बात क्या करी गई, तो इसमें बात करी गई 6 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के जो अभी वो थी 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 6 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों को व्यवस्था करी गई। अब 6 से नीचे वाले बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, जो बच्चे जिनको की जरूरत है, जहां फाउंडेशन वही है, जिसको कि अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। अभी हमारे नई शिक्षा नीति में भी, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें खास तौर से अर्ली चाइल्डहुड को प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए 3 कक्षा नीचे की बात करी गई, 3 कक्षा नीचे और 2 कक्षा पहली और दूसरी, 5 कक्षा नीचे कर दिया गया है। यानी 5 जो कक्षा है वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो है अवस्था है, तो फाउंडेशन अवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 क्लास बना दी गई। यानी पहली से नीचे LKG1, LKG2, LKG3, मतलब KG1, KG2 और KG3, उसके बाद पहली फिर दूसरी, ये फाउंडेशन तैयार करने के लिए। तो फाउंडेशन तैयार करने के लिए पहले बात नहीं थी, तो उसके लिए क्या थी, वही KG1, KG2, KG3 को उसको बालवाड़ी के रूप में या आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता था। वही जो शिक्षा थी वो क्या थी, ICDS स्कीम के तहत उनको लेके जाया जाता था। तो 6 से कम उम्र के बच्चे के लिए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह स्कीम थी। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह स्कीम थी, यह योजना थी। यहाँ पे उनको क्या करना था, तो इनको जो है उनको पूरा नर्चर करना था, उनको खान पान देना था, उनके लिए व्यवसाय देनी थी, उनको जो है लिटरेसी स्किल कैसे उनकी विकसित करनी है, तो लिटरेसी स्किल विकसित करने पे यहाँ पे यह काम कर रही थी। यहाँ पे और क्या कर रही थी सरकार, तो यहाँ पे जो है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पर कार्य करने के लिए, करने के लिए स्कीम थी। और क्या थी इस स्कीम का और क्या उद्देश्य था, तो इस स्कीम का उद्देश्य था कि पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए। पोषण एवं, साथ साथ में देखिए 2 बातें हैं, पोषण एवं शैक्षणिक सेवा। शैक्षणिक सेवा किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए या पोषण एवं शैक्षणिक सेवा प्रदान करना, प्रदान करने का एकीकृत योजना, प्रदान करने की एकीकृत योजना थी, एकीकृत योजना। यानी 2 योजना साथ में, 2 योजना साथ में, इसीलिए इसको एकीकृत कहा गया। 2 योजनाएं साथ में थी, इसलिए क्या कहा गया, इसको एकीकृत योजना कहा गया। यानी एक तो पोषण, दूसरा शैक्षणिक। पोषण किससे, हेल्थ से। पोषण का जो है किससे आएगा, तो हेल्थ से आएगा। शैक्षणिक का किससे आएगा, तो एजुकेशन से आएगा। ये दोनों योजनाएं साथ में करके एकीकृत योजना लाने का काम किया गया। अब यार इसको आगे जाकर के इसे मातृवंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना, इसे आगे जाकर आगे जाकर के प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना मातृवंदना योजना, जिसका नाम रखा गया क्या, PPMVY, PMMVY का नाम दिया गया, का नाम
दिया गया। अभी इसमें बहुत सारा, अभी मोदी जी ने भी इस पे बहुत सारा काम किया हुआ, तो मोदी जी की भी इसमें सुधारात्मक योजना जो है वो आई हुई है। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे आएंगे तब। इसमें मोदी जी ने भी सुधारात्मक योजना करी है, उसमें उन्होंने कुछ जोड़ा हुआ है, नया नया कुछ जोड़ा हुआ है कि इसमें आकर के जो है और इसको सुधार करके चाइल्ड एजुकेशन को कैसे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसमें उन्होंने कुछ और जोड़ा हुआ है। चलिए, तो इतनी बातें हो गई। ये था क्या, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब यहां से बात करते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो हमने 68 पढ़ा हुआ था, 68 में कुछ सुधार किया गया, 68 के बाद कुछ सुधार किया गया, तो वापस से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 जो 1968 का था, 1968 में फिर से उसमें थोड़ा जोड़ा गया तो 1986 बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अभी हमने 68 पढ़ा था, ध्यान करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले 68 पढ़ा हुआ था, 68। अब यहाँ पे हम 86 पढ़ेंगे, उसी का उल्टा है, 8 और 6 को पलट देंगे तो दूसरा बन जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये किसका, यह उसी के साथ में जुड़ता मिलता जुलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। 1968, 6 को इधर कर देंगे, 8 को इधर कर देंगे तो 68 हो जाएगा, और 8 को इधर कर देंगे, 6 को इधर कर देंगे तो 86 हो जाएगा। तो 1968 और 1986, यह आपको ध्यान करना है कि 1968 वाला जो था, 1968 वाला जो था वह कोठारी आयोग के की संस्तुति के आधार पे था, वो कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पे था। और ये जो 86 है, ये 86 क्या है, ये 86 1968 के बेस पर था, उसके बेस पर था। वो उसके बेस पर क्यों था कि वहां से जो भी कमियां, जो भी चीजें थी, उसको इसमें शामिल किया गया। चलिए, तो इसमें क्या बात करेगी, 1986 में क्या बात करेगी, इसके आगे संशोधन करके इसमें और क्या क्या जोड़ा गया, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसे कहा गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसमें क्या कहा गया, जिसमें बात करी गई, इसके मूल तत्व थे क्या, इसका मूल तत्व था पहला मूल तत्व था कि स्कीम लेके आना, कैसी स्कीम लेके आना, 10+2+3, 10+2+3। अब अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसका क्या है, इसका उसका है 5+3+3+4, ये स्कीम है। पहले क्या था, 10+2+3, 10+2+3 ये था, 10+2+3, 10वीं तक, पहली से लेकर के 10वीं तक की, फिर उसके बाद दूसरी, 11वीं और 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, ये आया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन को अगर निकाल दें, तो ग्रेजुएशन को अगर निकाल दें तो क्या बनेगा, अगर इतना बने तो 12 बना, यहाँ पे कितना हो गया, तो 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे KG1 2 3, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा, ये तो हो गया यहाँ तक, 2 के बाद फिर 3 4 5, ये हो गया, फिर हो गया 6 7 8, फिर क्या हो गया, ये हो गया 9+10+11+12, कितनी कक्षाएं हो गई, यानी यहाँ KG1 2 3, 3+1+2, ये कितने हो गए, मिलाकर के 5, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे हो गए 3, 6 7 8, यहाँ पे हो गए 3, 9 10 11 12, यहाँ पे हो गए 4। तो ये वाली शिक्षा नीति जो अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 लाया गया, जबकि पहले वाली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 86 वाली, उसमें क्या दिया गया, तो 10+2+3 ये दिया गया।10+2+3 का ये फॉर्मूला लाया गया। तो ये इसका मेन ये था, ये तो मैं आपको ऐसे ही मैंने बताया समझाने के लिए, साथ में लिंक करने के लिए, ताकि आप इससे भी जुड़े रहें, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान दोनों से जुड़े रहें, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं, ये एक फीचर था, इसका फीचर क्या था, इसके लक्षण क्या थे 1986 का। तो पहला फीचर था 10+2+3 की स्कीम लेके आना, 10+2+3 की स्कीम लेके आना। दूसरी स्कीम की क्या थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए,
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। इसी के आधार पर जब हमारा एसएससी बना तो उसमें और भी वो सार्वभौमिक योजना वो लेके आया। जब हमारा एसएससी बना तो एसएससी इसको सार्वजनिक योजना के रूप में लेके आया। तो चलिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी गई। यहाँ पे एक बात और करी गई कि प्राथमिक एजुकेशन में, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन में जो अपव्यय होता है, यानी जो फालतू के जो खर्चे होते हैं, उन फालतू के खर्चों पर रोक लगाना। प्राथमिक शिक्षा के अपव्यय, अपव्यय पर रोक लगाना। यहाँ पता चला कि इस पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और इसका जो आउटकम है वो नहीं निकल रहा है, तो प्राथमिक शिक्षा के अपव्यय पर रोक लगाना, जो कि इसका उद्देश्य था, इस पर रोक लगाना कि इसको कंट्रोल किया जाए। कहाँ जो, और उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा रखा जाए, उसका ऑडिट किया जाए। तो ऑडिट करने का, अपव्यय को रोकने का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया। साथ साथ में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करी गई, प्रोत्साहन देने की बात करी गई इसमें। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करी गई। और क्या बात करी गई? साथ साथ में बात किया गया कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा की बात करी गई, जो कि उसमें नहीं बात थी। सभी को शिक्षा थी बट अलग से व्यवस्था नहीं थी। अल्पसंख्यकों की गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा की बात करी गई। और क्या बात करी गई? तो यहाँ पे कहा गया कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जो दिव्यांग जन के, विशेष बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधा, विशेष सुविधा दिया जाए। यह भी जो है, इस पर भी जोर दिया गया। साथ साथ में प्रतिभावान और प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर भी बात करेगी। प्रतिभावान, प्रतिभावान बच्चे एवं प्रौढ़ शिक्षा, प्रतिभावान बच्चे और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने, को बढ़ावा देने पर बात करेगी, को बढ़ावा देने पर बात की गई। तो और क्या बात करी गई? इसमें बात किया गया कि कार्यानुभव के स्तर पर जो है बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा अनिवार्य की जाए। कार्यानुभव भी दिया जाए, यानी वर्क एक्सपीरियंस, कार्यानुभव के आधार पर, कार्यानुभव के आधार पर शिक्षा दिया जाए। ये सब इसके फीचर थे। किसके फीचर थे? तो 1986 हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें कहा गया कि 10+2+3 का प्लान किया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था दी जाए, प्राथमिक शिक्षा पर रोक लगाया जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा किया जाए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की जाए, और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था करी जाए, तथा कार्यानुभव पर जोर दिया जाए। ये सभी व्यवस्था जो है यहाँ पे करी गई। चलिए, अभी हमने पढ़ा 1986। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम, यहाँ से ये भी, इसमें भी बात करी गई। देखिए, इसमें भी विशेष विशेष बच्चों के लिए बात करी गई है। ये विशेष बच्चों के लिए बात करी गई है, तो हमने इसलिए इसको भी लिया हुआ। अब यहाँ से बात करते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, पहला, दिव्यांगों का पहला अधिनियम, दिव्यांगों के लिए पहला अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, जो कि उसको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगर कहीं डीएसएसबी का एग्जाम आता है, डीएसएसबी का एग्जाम आता है, या पर्टिकुलर किसी विशेष से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसमें मेंटल हेल्थ एक्ट के प्रश्न जरूर होते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट से जो है प्रश्न एक दो जरूर होते हैं। चलिए बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। मानसिक स्वास्थ्य, मैं खाली की टर्म्स आपको बताया, मैंने सारे पॉइंट में की टर्म, मैंने बहुत लंबा लंबा नहीं लिया है, बस की टर्म्स मैंने आपको समझाया। वो की टर्म्स अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपका एक प्रश्न, दो प्रश्न जो आएगा वो आप आसानी से दे पाओगे। ऐसे प्रश्नों का ईयर पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों का विशेषता पूछी जाती है। मतलब ऐसे जब आते हैं प्रश्न तो इसमें से ये विशेषता पूछी जाती है कि ये किसकी विशेषता है, कौन से आयोग की विशेषता है, यह कब आया था, या इसके कौन अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष, ये सब पूछा जाता है। तो मैंने वो आपको, आपके लिए वो चर्चा करी। चलिए बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, या इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट।
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, या इसी को कहते हैं क्या, मेंटल हेल्थ एक्ट। इसी को कहते हैं क्या, मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसको कहते हैं ये, इसको कहते हैं ये। अब चलिए बात करते हैं ये एक्ट है क्या। तो ये एक्ट जो है वह खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट का है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह एक्ट वह ले आया। वह कहता है कि इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि जो भी मानसिक रूप से जो बीमार हैं, जो भी मानसिक रूप से बीमार है, उनकी उपचार, उनका देखभाल किया जाए, तथा उनकी जो संपत्ति है, उनका जो संपत्ति की जिस चीजें हैं, लोग क्या होते थे, कोई ऐसा कोई जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाता था, या फिर वह जो है विक्षिप्त हो जाता था, या फिर जो है वह किसी मानिया का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता था, तो वह उनको भेज दिया जाता था हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था। तो मेंटल हॉस्पिटल में वो रहते रहते तब तक यहाँ पे उनकी जो जायदाद है लोग हड़प जाते थे। तो उनकी जायदाद को कौन ले, उनकी जायदाद को लेने का काम कौन करेगा, और उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, उनका वारिस कौन बनेगा, इन सब चीजों के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट बना। तो मेंटल हेल्थ एक्ट में यह चर्चा करी गई कि ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या जो वहां पे अपनी अपनी केयर खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कौन वारिस बनेगा, और उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा, उनकी देखदार कौन होगा, ये सब की व्यवस्था जो है इसमें बात करी गई। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्ट का उद्देश्य क्या था, वो जान लेते हैं, ये भी लिखे रहिएगा, आप लोग याद करे रहिएगा। तो मेंटल हेल्थ एक्ट का उद्देश्य था कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल, उनकी संपत्ति से संबंधित, उनकी संपत्ति से संबंधित, उनकी संपत्ति से संबंधित उल्लेख इस मेंटल हेल्थ एक्ट में, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में किया गया। और क्या किया गया यहाँ पे, इनके लिए मनोरोग अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार को विनियमित करना, यानी उनको जो है वहां पे रेगुलेट करना, जो मनोरोगी हैं, मनोरोगी को मनोरोगी को मानसिक अस्पताल, मानसिक अस्पताल मानसिक अस्पताल में विनियमित करना, विनियमित करना, यानी वहां पर रखना, यह भी बात करी गई। तो उनके लिए ऐसे जगहों पे, जगह जगह पे जो है मेंटल हॉस्पिटल खोले जाए, और ऐसे लोगों को वहां रखा जाए, उनकी देखभाल करी जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, और उनको संभाला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए वहां पे विनियमित करने की बात करी गई। ऐसे मानसिक बीमार व्यक्तियों की रक्षा करना और उन्हें खतरनाक या अन्य बाधा का शिकार होने से बचाना। यहाँ पे इसमें यह भी बात करी गई कि समाज में ऐसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की पहचान करना, ऐसे मानसिक व्यक्तियों की पहचान करना जो समाज में जो समाज में बाधा या खतरनाक या खतरनाक के शिकार हो गए हैं, खतरनाक के शिकार हो गए हैं, यानी वह जो मानसिक रूप से विकसित हो गए। यहाँ पे इसका कहना यही है कि इसमें कि मानसिक रूप से जो विकसित हो गए उनको उनको फाइंड आउट करना, उनकी पहचान करना, और उनको मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना, यह भी जो है यहाँ पे बात करी गई। यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए रख रखाव की जिम्मेदारी को यहाँ पे करा गया। इन लोगों के रख रखाव, यानी इनको इनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो है मानसिक अस्पताल की करी गई। अब यहाँ पे यह भी कहा गया कि इनकी इनकी जो संरक्षकता कौन लेगा, संरक्षकता भी प्रदान करने का काम इसमें दिया गया।
मानसिक बीमार, मानसिक बीमार लोगों की संरक्षकता यानी गार्जियनशिप, संरक्षकता की जिम्मेदारी, का प्रावधान, बनाया गया इस नियम में। मेंटल हेल्थ एक्ट में ऐसे लोगों के लिए बात करी गई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और जो समाज में किसी रूप से बीमार थे तो उनके लिए मेंटल हेल्थ जो है हॉस्पिटल की बात करी गई और उसमें उनको रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके लिए दवा के लिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सारी व्यवस्थाएं उस मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में करी गई। अब वहां पे चूंकि बातें बनती थी कि ये लोग वहां जाएंगे तो इनकी संपत्ति का कौन करेगा, इनको देख रेख कौन करेगा, इनसे मिलने जुलने कौन आएगा, इनको इमोशनल अटैचमेंट कौन देगा, तो इमोशनल अटैचमेंट देने के लिए जो संरक्षक बनेगा उसको उसकी उसके उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार बनाया जाएगा और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी देने का काम भी किया जाएगा। वो भी नियम कानून इसमें बनाया गया। ये थे मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए जो अधिनियम था उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 जो मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए खासतौर से बनाया गया था। तो ये हो गया यहाँ पे, यह भी उसी हमारी दिव्यांगता की कैटेगरी में ही, हमारे विशेष लोगों की कैटेगरी में ही आता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आचार्य राममूर्ति कमेटी। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 की बात करते हैं। अब बात करते हैं आचार्य राममूर्ति कमेटी। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। यहां तक अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछेगा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछेगा। बात करते हैं आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। मैं बिल्कुल ईयर वाइज लेके आया हूं। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। अब इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है वही 1986 की समीक्षा करने की बात करेगी। जो हमारा अधिनियम जो 1986 एक्ट बना, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1990 में एक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा, की समीक्षा करने के लिए, की समीक्षा करने के लिए एमएचआरडी ने, किसने, एमएचआरडी ने, एमएचआरडी ने 1990 में, 1990 में एक कमेटी का गठन किया, कमेटी का गठन किया जिसे, एक कमेटी का गठन किया जिसे, जिसे आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में दिया गया, जिसे आचार्य राममूर्ति, राममूर्ति को सौंपा गया एवं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, एवं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तब से ये क्या है, यह आचार्य राममूर्ति कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब इस कमेटी में विशेष बच्चों के लिए, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस कमेटी में काफी सारी समीक्षा थी बट हम खाली विशेष बच्चों के लेते हैं। इस कमेटी में विशेष बच्चों के लिए, विशेष शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा की दो बातें अहम है, कि दो बातें अहम है। और दो बातें क्या है, तो पहली बात है, दो बातें अहम है। पहली बात क्या है,
पहली बात तो यह है, पहली बात की चर्चा करी गई कि यहाँ पे समाज कल्याण की गतिविधि को समझा जाए। अक्षम बच्चों की शिक्षा में, अक्षम बच्चों की शिक्षा में समाज की गतिविधि क्या है, समाज की गतिविधि को समझा जाए, समाज की गतिविधि को समझा जाए, पहली बात थी। वही दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह करी गई कि आईडीसी योजना को, आईडीसी योजना को लघु विशेष विद्यालय में चलाया जाए। आईडीसी योजना को, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन योजना को, योजना को सामान्य विद्यालय, सामान्य विद्यालय एवं सामान्य विद्यालय एवं लघु विशेष विद्यालय में चलाया जाए। लघु विशेष विद्यालय में, लघु विशेष विद्यालय में चला जाए। यह इसकी दो रिकमेंडेशन थी। किसकी? राममूर्ति कमेटी 1990, राममूर्ति कमेटी 1990 की दो रिकमेंडेशन विशेष शिक्षा के संदर्भ में थी। कौन कौन सी थी? पहली तो ये कहा गया कि जो विशेष बच्चों की शिक्षा है उसमें समाज की गतिविधि क्या है, समाज कितना रोल ले रहा है, समाज कितनी भागीदारी दे रहा है, तो वो पहले समझना, वो समझो, उसके लिए अवेयरनेस फैलाओ, ये काम दिया गया। दूसरी बात कही गई कि जो आईडीसी योजना है वो पहले से चल रही थी, 74 से चल रही थी, 74 से चल रही थी। अब उस 74 में जो चल रही थी आईडीसी योजना, उस आईडीसी योजना को और फिर उसके बाद सुधार भी किया गया, सुधार भी किया गया। तो अब इसको जो है ये कहा गया कि इसमें सामान्य विद्यालय में कैसा चल रहा है, साथ साथ में विशेष विद्यालय में कैसा चल रहा है, वहां पे भी देखना और इसको वहां पे भी चलाया जाए। इसकी जो है दो बातें यहाँ पे बात करी गई। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, आते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। अब यहाँ पे 186 में बनी, उसी में संशोधन किया गया 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसके इसके में क्या बात करेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या बात करेंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। भाई जितनी बातें बताएंगे उसे याद रखिएगा, उससे प्रश्न आएगा और हम भी प्रश्न पूछेंगे भी, और हम भी प्रश्न पूछेंगे, याद रखिएगा उसको। चलिए, तो 1992 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसको संशोधन करने के लिए, उसको संशोधन करने के लिए जो है जनार्दन रेड्डी की एक समिति बनाई गई, जनार्दन रेड्डी की एक समिति बनाई गई। जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में एक एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। इसमें बात क्या करी गई? इसमें जो है जो जो कुछ भी 1986 की नीतियां थी, इसमें इसमें 1986 की नीतियों, 1986 की नीतियों के जो शॉर्ट कमिंग्स थे, नीतियों के शॉर्ट कमिंग्स को सामने रखा गया, को सामने रखा गया। यानी जो उसकी कमियां थी, जो कमियां थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो कमियां थी या उसमें जो सुधार करने की संभावना थी, उन संभावनाओं को सामने रखा गया। वो सामने रखने का काम जनार्दन रेड्डी की समिति को रखा गया। अब इसमें कुछ सुझाव दिए गए, इसमें कुछ सुझाव दिए गए, सुधार करने के कुछ सुझाव दिए गए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के सुझाव दिए गए। तो वो क्या क्या सुझाव थे? वो सुझाव थे क्या थे? पहला था, अब निःशक्त बच्चों से बात करते हैं, जो अपने अक्षम बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। तो पहला,
कि इसका लक्ष्य है कि नवीन परिवर्तन लाना है। इसमें कहा गया कि जितने भी हैं सारे अब रिसेंट लेके आए जाए, रिसेंट लेके आए जाए। पुरानी शिक्षा जो है, पुरानी शिक्षा के आधार पर नहीं, नई शिक्षा, नया डिमांड क्या है, 21वीं सदी का भारत कैसा हो, 21वीं सदी का भारत कैसा हो, तो 21वीं सदी के भारत के हिसाब से हमारा नया प्रणाली बनाया जाए। तो यहाँ पे ये इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 आया, उन्होंने इसमें संस्तुति दी कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम हो वो 21वीं सदी के आधार पे हो, 21वीं सदी के आधार पे बनाने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया। 21वीं सदी का भारत कैसा हो वैसा हमारा वैसा हमारा शिक्षण व्यवस्था बने, ये बनाया गया। अब इसमें जो है निःशक्त बच्चों की क्या बात करी गई, तो कहा गया कि निःशक्त बच्चों की पाठ्यक्रम में उसको लचीला बनाया जाए। निःशक्त बच्चों का पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम लचीला बनाया जाए। इसमें अब निःशक्त बच्चों की बात जो करी गई वो बताता हूँ। लचीला किया जाए, पाठ्यक्रम लचीला किया जाए, पहली बात की। दूसरी बात क्या रखी गई, कहा गया कि इन बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य वातावरण में, सामान्य विद्यालय में दिया जाए। निःशक्त बच्चों को निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के साथ सामान्य वातावरण में सामान्य वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य वातावरण में सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था किया जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कहा कि सामान्य विद्यालय में बच्चों को, निःशक्त बच्चों को शिक्षा दी जाए, यह भी कहा गया। यहाँ पे जो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी को प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा गया। इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी को कहा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी संशोधित को कहा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इस संशोधित संशोधित नीति इस संशोधित नीति का उद्देश्य संशोधित नीति का उद्देश्य प्रशिक्षण प्रशासकों के लिए निर्देशन एवं प्रशासकों के लिए निर्देशन एवं निरीक्षण करना था। यानी जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किशन दान, मनीष पटीर, किशन दान 550 कंप्लीटेड, वाह, कांग्रेचुलेशन भाई, बधाइयां 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 बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। देखिए इसको कहते हैं चैलेंज, इसको कहते हैं टास्क, इसको कहते हैं काम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ऐसे ही हम बिल्कुल प्रगति करते रहेंगे। देखिए भाई, जो लोग और लोग हैं वो भी जरा इसे सीख लें, जो और लोग हैं वो भी सीख लें कि देखिए किस तरह से टास्क पूरा किया है मनीष पटीर ने और किशन दान ने। अभी मनीष पवार का काम बाकी है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहां तक हो गया हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। अब यहां से हम आगे बात करेंगे विकलांग जन अधिनियम 1995। विकलांग जन अधिनियम 1995, यहाँ पे एक रहेगा आईसीआई एक्ट। यहाँ पे एक और रह गया, चलिए मैं उसको बता देता हूँ, आरसीआई एक्ट। हाँ, चलिए अब यहां से बात करते हैं आरसीआई एक्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। अब यहाँ इसके बाद हमारा आया इसी समय में 86 में हमारा उसका गठन हो चुका था, भारतीय पुनर्वास परिषद का। भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन हो गया था। और फिर उसके बाद जो है हमारा बहरुल इस्लाम कमेटी
ने अपनी एक संस्तुति प्रस्तुत करी। बहारुल इस्लाम समिति ने अपनी एक संस्तुति प्रस्तुत करी आरटीआई एक्ट के लिए। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम अधिनियम 1992। हमारा इसका जो गठन है वो 1986 में हुआ। आरसीआई का गठन 1986 में हुआ, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में आरसीआई का गठन हुआ। आरसीआई का गठन 1986 में सोसाइटी के रूप में पंजीकरण हुआ। उसके बाद बहारुल इस्लाम कमेटी ने 1992 में आरसीआई को एक अधिनियम के रूप में बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव भेजा और 1992 में इसे पास कर दिया गया। 1992 में इसे पास कर दिया गया और 1993 से यह प्रभावी हो गया। 1993 से यह प्रभावी हो गया। और जो प्रभावी हो गया तो इसमें इसके कुछ कार्य बताए गए। किसके? आरसीआई के कार्य बताए गए कि इस अधिनियम का कार्य क्या होगा। तो कार्य बताए गए, तो कार्य में क्या क्या कार्य बताया गया, कार्य की चर्चा कर लेते हैं। कार्य में पहला ये कहा गया इसका कार्य क्या होगा। तो पहला तो होगा जितने भी विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायी उनका जो पुनर्वास व्यवसायी उनका जो है पंजीकरण करना पहला। दूसरा, इनके लिए पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं को मान्यता देना और क्या, एक सीआरआर रजिस्टर मेंटेन करना। सीआरआर रजिस्टर पंजीयन रखना। सीआरआर पंजीयन मतलब क्या, सेंट्रल रिएप्रेशन रजिस्टर पंजीयन रखना और वहीं पे करना। संस्थाओं को मान्यता देना एवं उनका सुपरविजन करना। ये क्या था, ये इसका उद्देश्य था आरसीआई का। तो आरसीआई का उद्देश्य था कि जितने भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वसित व्यवसायी कार्य कर रहे हैं, उन व्यवसायियों का पंजीकरण करना, उनके लिए पाठ्यक्रम का व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रेनिंग कैसी हो वो ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। और यही नहीं, विदेशों में भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन विदेशों से भी कोलैबोरेशन करना। ये सब जो है आरसीआई का काम था। चलिए यहां से बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट ये हो गया। अब यहां से पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं। जो पॉइंट है उस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पे बात करेंगे विकलांग जन अधिनियम 1995। विकलांग जन अधिनियम 1995 की बात करेंगे। विकलांग जन अधिनियम 1995। मैं विकलांग इसलिए कह रहा हूं कि नाम ही इसका यही है, तो हमको यही कहना पड़ेगा भाई। विकलांग जन अधिनियम, विकलांग जन अधिनियम 1995, जिसका पूरा नाम क्या है? समान अधिकार। जिसका पूरा नाम है समान अधिकार। जिसका पूरा नाम है समान अधिकार। समान अधिकार, अवसर एवं पूर्ण भागीदारी। समान अधिकार, अवसर एवं पूर्ण भागीदारी। पूर्ण भागीदारी अधिनियम। पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, ये इसका पूरा नाम है। ये इसका पूरा नाम है, 1995 का पूरा नाम है। इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें इसमें जो है कुल 14 अध्याय तथा 74 धाराएं हैं। इसमें कुल 14 अध्याय तथा 74 धाराओं का वर्णन किया गया है। मैं मेन फीचर बता देता हूं कि इसमें कुल 14 अध्याय तथा 74 धाराओं का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। 14 अध्याय तथा 74 धाराओं का वर्णन किया गया है। और इसमें कुल 7 प्रकार की दिव्यांगता, 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। और 7 प्रकार की दिव्यांगता कौन कौन सी है? तो 7 प्रकार की दिव्यांगता जो है यहाँ लिख लेते हैं। 7 प्रकार की दिव्यांगता कौन कौन सी है यहाँ पे है? यहाँ पे है HI, VI, ID, MI, लो विजन, लेप्रोसी कोड, PH, OH और LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया। इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया। कौन कौन सी? तो पहली है HI, दूसरा है VI, तीसरा है ID, चौथा है MI, पांचवा है LV, छठवां है LC और सातवां है OH, PH और LD। ये 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन इसमें किया गया था। वहीं इसमें जो 14 अध्याय हैं वो 14 अध्यायों का की भी चर्चा करी गई इसमें। तो 14 अध्याय क्या है? वो 14 अध्याय जो है लंबे हैं, मैं लिख देता हूं, फिर भी लिख देता हूं, आप लोग याद रखे रहिएगा। तो 14 अध्याय है, 14 अध्यायों की चर्चा करते हैं। 14 अध्याय, 14 अध्याय में से पहला अध्याय है, पहले को कहते हैं केंद्रीय समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति। केंद्रीय समन्वयन समिति एवं कार्यकारी समिति। जो दूसरा है, दूसरे की बात करी गई तो कहा गया राज्य समन्वयन समिति। राज्य समन्वयन समिति। जो तीसरी बात करी गई, तीसरे में कहा गया निःशक्त व्यक्ति। कौन होगा निःशक्त व्यक्ति? निःशक्त व्यक्ति। वो निःशक्त व्यक्ति कौन? वो निःशक्त व्यक्ति यही HI, VI, MR, ID, ये लोग, ये निःशक्त व्यक्ति, इनका वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया। वहीं चौथे अध्याय में जब निःशक्त व्यक्तियों को जान कर लिया गया, अब कहा गया कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता देना है। निःशक्त व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए, निःशक्त व्यक्तियों के संस्थाओं को मान्यता, इसीलिए PWD से सबको मान्यता लेनी पड़ती है। जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उन सबको मान्यता लेनी पड़ती है PWD से मान्यता लेनी होती है। तो ये इसी के अधिनियम के अनुसार लेनी पड़ती है सबको। फिर इनकी रोकथाम एवं पहचान, निःशक्त व्यक्तियों की रोकथाम एवं पहचान। रोकथाम एवं पहचान, ये भी बात करी गई। और क्या बात करी गई? छठी बात करी गई कि पहचान कर लिया, अब इनके लिए जो है वो शिक्षण की बात करनी है, इनके लिए एजुकेशन की बात करी है। सातवें में बात करा गया कि सातवां जो है क्या है, वह इनके लिए रोजगार की बात करनी है। इनके लिए रोजगार, तो ये रोजगार की बात करी गई।
वहीं आठवीं बात करी गई किसकी, तो आठवीं बात करी गई यहाँ पे सकारात्मक कार्यवाही, इनके लिए सकारात्मक कार्यवाही, अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही, सकारात्मक कार्यवाही एवं स्वीकार्य कार्य, एवं स्वीकार्य कार्य, इनके लिए सकारात्मक कार्य करनी है और उनके दिव्यांगों से संबंधित ही कार्य करना है। यह भी जो है इसमें वर्णन किया गया। नौवीं बात करी गई यहाँ पे अविभेदीकरण, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन लेके आना है, अविभेदीकरण, अविभेदीकरण की चर्चा करी गई इसी में। 10वें में जो 10वां चर्चा करी गई थी, 9वीं आ रहा है। चलिए 10वीं यहां कर लेते हैं। जो 10वीं की बात करी गई थी, 10वां बात करा गया था अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास, अनुसंधान करना, अनुसंधान एवं मानव विकास, यानी टीचरों को ट्रेनिंग या लोगों को ट्रेनिंग देना, यह भी बात करी गई। तो आरसीआई के कोलैबोरेशन से यह हो रहा था। फिर 11वीं बात करी गई थी, 11वीं जो थी वह था गंभीर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। जो 12वीं बात थी, 12वीं बात थी गंभीर निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था, यानी जो स्पेशल स्कूल्स हैं, गंभीर निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था खोलना, जो स्पेशल स्कूल है वो भी यहाँ पे खोलने की बात करी गई। जो 13वीं बात थी, 13वीं बात में कहा गया इनकी सामाजिक सुरक्षा भी देनी, सामाजिक सुरक्षा। और जो चौथा अध्याय था, वो चौथावां अध्याय था, वह कहता था इनके लिए शिकायत एवं निवारण का अधिकार भी है, शिकायत एवं निवारण का अधिकार। ये ऐसे कुछ 14 अध्याय थे, ऐसे कुछ 14 अध्याय थे। हाँ सर, मनीष पटीर, HIVILD, हाँ सही बात है। तो ये 14 अध्याय, केंद्रीय समन्वय समिति, राज्य समन्वय समिति, निःशक्त व्यक्ति, निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता और निःशक्त व्यक्तियों की रोकथाम एवं पहचान, इनके लिए शिक्षण, इनके लिए रोजगार, इनके लिए सकारात्मक कार्रवाई और स्वीकार्य कार्य, अविभेदीकरण, अनुसंधान एवं मानव विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, गंभीर निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था, सामाजिक सुरक्षा, शिकायत एवं निवारण का अधिकार। ये कुल मिलाकर के 14 अध्याय जो है चर्चा करी गई थी। 7 दिव्यांगताओं की चर्चा करी थी। जो 7 दिव्यांगताएं जो थी वह तीसरे वाले अध्याय में इनकी बात करी गई थी, तीसरे वाले अध्याय में। तो यहाँ पे मेन बातें जो याद रखनी है आपको, क्या रखनी है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो समान अधिकार अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 या विकलांगजन अधिनियम 1999 या पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 1995। इसमें 14 अध्याय 74 धाराओं का वर्णन किया गया, 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया। 7 प्रकार की दिव्यांगताएं कौन कौन सी, तो HIVI, ID, MI, LB, LC, PH, OH और LD। इसको कैसे याद करना है ये मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है, कैसे याद करना है। तो ये जो है आपको ये इतने PWD एक्ट के इतनी सारी बातें हैं। चलिए मैंने संक्षेप में मैं बताया हूं। अब यहाँ से बात करते हैं जो है 1999, उसको भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आज का चैप्टर हमें खत्म करते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे 1999, 1999 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो लिख लीजिएगा, मैं तब तक ऊपर काम चालू रखता हूं। ये हो जाएगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। से बात करेंगे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, या इसी को कहा गया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसको ये कहा गया। इसमें जो मेन बात है, इसको बनाने का काम किसने किया था, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसको जो एस्टेब्लिश करने का काम है, ये कॉन्सेप्ट देने का काम जो है वह MSJE ने किया था, MSJE ने किया हुआ था। अब ये MSJE से हट करके इसको कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
तो ये अब यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अब यह जो है यह बदल गया है। मतलब इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट तो अभी भी है। अब ये दिव्यांगों के लिए अलग से इसी में से एक शाखा बना दी गई है। दिव्यांगों के लिए इसमें से अलग एक शाखा बना दी गई है जिसका नाम है क्या, डीईपी। इसी के अंदर एक शाखा बना दी गई जिसका नाम है डीईपीडब्ल्यूडी। डीईपीडब्ल्यूडी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे नाम है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके तहत ढेर सारी संस्थाएं हैं। जितने नेशनल इंस्टीट्यूट है वो काम करते हैं, एनटी एक्ट काम करता है, आरसीआई काम करता है, सारे इसी के तहत काम करते हैं। सारे लोग ये डीईपीडब्ल्यूडी के तहत काम करते हैं। डीईपीडब्ल्यूडी के तहत ये लोग काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत ये वाले डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये डिपार्टमेंट के तहत ये एमएसए के तहत जो है ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाया गया। अब इसमें बात करी गई, ये इसमें बात करी गई कि ऐसे लोग कौन कौन से इसमें रखे जाएंगे, ऐसे लोग कौन कौन से लोग। तो यहाँ पे बात करी गई जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग हैं वो लोग, जो मल्टीपल डिसेबल लोग हैं वो लोग, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं वो लोग, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे वो लोग, और जो सेरेब्रल पॉल्सी वाले हैं वो लोग, ये लोग। इन लोगों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बनाया गया है, इनके कल्याण के लिए। जो मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं उनके लिए, जो बहुत दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, जो स्वलीन बच्चे हैं उनके लिए, और जो सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे हैं उनके लिए, इनके लिए पुनर्वसन शिक्षण एवं देखरेख के लिए यह अधिनियम बनाया गया अलग से। यह ट्रस्ट बनाया गया जिसमें खाली इन्हीं लोगों की चर्चा करी जाएगी। किसकी? इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की, यानी मेंटल रिटार्डेड बच्चों की, मल्टीपल डिसेबल बच्चों की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों की, और सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे इनके कल्याण के लिए, ये एकदम जो है इनके कल्याण के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके व्यवसाय के लिए, इनके पुनर्वसन के लिए अलग से बात करी जाएगी। ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं, यह इनके लिए क्या क्या करता है। तो इनको जो है वह, इनको स्कूल खोलने का काम, इनको पुनर्वसित करने का काम, इनको जो है यह एजुकेशन देने का काम, यह सब करता है। तो इनके काम क्या क्या है? तो रोकथाम करना, जागरूकता फैलाना, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, समाज में सम्मान पूर्वक जीना, आर्थिक पुनर्वसन, शैक्षणिक पुनर्वसन, यह सब जो है खास किसके लिए? तो यह जो है खास जो है यह आईडी बच्चों के लिए,
आईडी बच्चों के लिए, एमडी बच्चों के लिए, एसडी बच्चों के लिए और सीपी बच्चों के लिए बना हुआ है। तो यहां तक जो है हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पूरा होता है। तो मैंने आज आपको लिए क्या बताया, तो मैंने आपको बताया, समझाया क्या क्या कि क्या जो है वो कोठारी आयोग क्या है। कोठारी आयोग के बाद मैंने आपको बताया कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसके बाद 1968, उसके बाद 1986, फिर उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद जो है आचार्य राममूर्ति कमेटी, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको आरसीआई एक्ट, उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट, एनटी एक्ट, ये सारे मैंने आपके सामने आज सारा कुछ प्रस्तुत किया। तो ऐसे ही सब चीजें मैंने आपको ओवरऑल के रूप में मैंने बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूं मैंने आपके लिए क्या क्या बात करी है, जो आप लोग भी नोट करते जाइए, जरा उसमें टिक करते जाइए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो कोठारी आयोग हमने पढ़ लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आईडीसी स्कीम 1974 हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है आईसीडीएस स्कीम 1975 हमने पढ़ लिया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है मानसिक अधिनियम, स्वास्थ्य अधिनियम 1987 हमने पढ़ा, फिर आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 हमने पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वह संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 हमने पढ़ा, फिर विकलांगजन राष्ट्रीय जो अपना भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 पढ़ा, फिर हमने 95 विकलांगजन अधिनियम 1995 पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है लास्ट में एनटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट हमने पढ़ा। तो इतना जो है आज यहाँ पे पूरा होता है।